नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम एमए फाइनल इतिहास ग्रुप सी का 7 पेपर कर रहे हैं और इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया का नाम है। 1757 से लेकर 1947 तक का काल हम देख रहे हैं। और विद्यार्थियों, इससे पूर्व हमने ये पढ़ा कि ब्रिटिश भारत में किसानों में जो अशांति हुई थी उसके क्या क्या कारण थे, उन कारणों का विश्लेषण हम कर रहे हैं। और उनमें हमने देखा कि राष्ट्रीय आय का स्तर गिर गया, भू व्यवस्था में परिवर्तन हो गया। साथ ही साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन जो हुआ वो हुआ कि जमींदारी वर्ग का जन्म हुआ। एक अन्य प्रकार से भी एक दूसरे किस्म के जमींदारों का जन्म हुआ। छोटे सरदारों ने शुल्क और नजराने को लगान माना जाने लगा। उनके राजनीतिक, सेना संबंधी और प्रशासनिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया। जमींदार वर्ग के सृजन के लिए तीसरे तरीके का इस्तेमाल किया। जिन लोगों ने ब्रिटिश सरकार को बहुमूल्य सैनिक प्रदान किए, उन्हें जमीन का अनुदान देकर जमींदार बनाया गया। अब जब अनुभव से पता चला कि जमींदारों से निश्चित स्थायी कर की वसूली सरकार के लिए आर्थिक तौर पर लज्जाजनक नहीं है, तब जमीन के लिए अस्थायी भूमि कर के आधार पर किए गए जमीन के इन अस्थायी बंदोबस्तों में जो जमींदार बनाए गए उनकी जमीन पर मिल्कियत स्थायी थी, लेकिन जो भूमि कर वे सरकार को देते थे उसे बाद में पुनरीक्षित कर दिया गया। स्थायी बंदोबस्त ब्रिटिश भारत के लगभग 20% भूभाग बंगाल, बिहार, उत्तरी चेन्नई के कुछ हिस्सों में लागू किया गया था। स्थायी बंदोबस्त भारतीय के लगभग 30% भाग, संयुक्त प्रांत के अधिकांश, बंगाल और मुंबई के कुछ हिस्से तथा मध्य प्रदेश और पंजाब में लागू था। विद्यार्थियों, देश के कुछ भागों में ब्रिटिश शासन ने बड़े पैमाने पर भूस्वामित्व की सृष्टि की और कुछ भागों में किसानों को निजी मिल्कियत। एक दूसरी व्यवस्था जो रैयतवाड़ी कहते हैं, रैयतवाड़ी प्रथा में किसान को उस जमीन का स्वामी माना गया जिसे वह जोतता था। जमींदार की तरह रैयतवाड़ी भी जमीन पर निजी मिल्कियत वाले सिद्धांत पर आधारित थी। ब्रिटिश भारत में ऐसे व्यक्ति मूलक भूस्वामियों की प्रथा नहीं थी। जमींदारी प्रथा की तरह रैयतवाड़ी भी भारतीय परंपरा के प्रतिकूल थी। रैयतवाड़ी प्रथा भारतीय परिपाटियों से अधिक नज़दीक समझी जाती थी और इसीलिए उसका समर्थन किया गया, लेकिन वस्तुतः इसके अनुसार जमीन का निजी बंदोबस्त किया गया और भूमिकर फसल के बदले जमीन को आधार बनाकर तय किया गया। इस प्रथा ने भारतीय संस्थाओं का वैसे ही हनन किया जैसे जमींदारी प्रथा ने। भारत में जमीन की निजी मिल्कियत की प्रथा के कारण जमीन अब पुण्य वस्तु हो गई जिसे रहन किया जा सकता था, खरीदा जा सकता था या बेचा जा सकता था। इस तरह अंग्रेजों की भारत विजय से देश में एक कृषि क्रांति हुई। जमीन की निजी मिल्कियत की प्रथा शुरू कर अंग्रेजों ने कृषि के पूंजीवादी विस्तार की आवश्यक शर्तों की सृष्टि की। वाणिज्यिक एवं नए आर्थिक तत्वों ने गांवों की आत्मनिर्भरता की जड़ें हिला दी। भारत की प्राक पूंजीवादी सामंती अर्थतंत्र ने पूंजीवादी रूपांतरण के कारण भूमि संबंधी परिवर्तन सबसे महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों, हम देखते हैं कि जब तक जमीन में सारे गांव की मिल्कियत बरकरार रही, तब तक सारा गांव भूमि कर के निर्धारण की इकाई बना रहा। समस्त ग्राम समुदाय का पंचायत के माध्यम से राज्य तथा मध्यस्थ को गांव के वार्षिक कृषि उत्पादन पर निश्चित भाग भूमि कर के रूप में दिया करता था, लेकिन कुछ एक बिरले स्थानों को छोड़कर बाकी जगह गांव की ही कर निर्धारण इकाई होता था, वही भूमि कर देता था। नई भूमि व्यवस्था में गांव का निर्धारण और कुछ भुगतान की इकाइयां नहीं रह गए और जमीन की निजी मिल्कियत के साथ ही व्यक्तिगत कर निर्धारण और कर अदायगी की प्रथा शुरू हुई। कर निर्धारण और कर अदायगी का नया तरीका शुरू हुआ। सीधे राज्य को या शहंशाह द्वारा नियुक्त
मध्यस्थ को पहले तो लगान दिया जाता था, वह वास्तविक फसल का एक भाग होता था और उसकी राशि हर साल भिन्न हो सकती थी। इसकी जगह अब रुपये के नियत भुगतान की प्रथा आई, जिसके अनुसार जमीन के आधार पर कर निर्धारण होता था। फसल चाहे अच्छी हो या बुरी, अधिक जमीन पर खेती हुई हो या कम पर, साल में रुपये की एक निश्चित राशि देय होती थी। जितने बंदोबस्त होते थे उसमें अधिकांश में निजी काश्तकार पर लगान नियत होता था, चाहे वे खुद खेती करे या राज्य द्वारा बहाल जमींदार हो। भूमि कर के निर्धारण और भुगतान के नए रूप और ढंग का व्यापक प्रभाव पड़ा। विद्यार्थियों, हम देखते हैं कि जब वास्तविक वार्षिक उपज का एक अंश भूमि कर के रूप में राज्य को देय होता था, उस वक्त जमीन पर गांव के सामुदायिक स्वामित्व को कोई खतरा नहीं था। किसी साल फसल बर्बाद हो गई हो तो उस साल का भूमि कर स्वतः ही समाप्त हो जाता था, क्योंकि भूमि पर वास्तविक फसल के अंश के रूप में निर्धारित होता था। भूमि कर नहीं अदा कर पाने पर जमीन पर गांव के अधिकार को खतरा नहीं था, परंतु नई व्यवस्था में भूमि कर सालाना फसल के बदले जमीन के आधार पर रुपये के रूप में निर्धारित होने लगा और जमींदार पर भूमिधर गृहस्थ को राज्य के करदाता को हर साल हर हाल में पूरा कर देना पड़ता था, चाहे फसल अच्छी हुई हो चाहे फसल बर्बाद हो गई हो। अतः ये स्वाभाविक और अवश्यंभावी था कि लगान की नई व्यवस्था के साथ जमीन के रहन और खरीद बिक्री की प्रथा शुरू हुई। जब फसल अपनी औकात के बल पर किसान राज्य को भूमि कर नहीं चुका पाता, तब उसे अपनी जमीन रहन करनी पड़ती थी। इस तरह नए शासन तंत्र में जमीन का स्वत्व और स्वामित्व अनिश्चित हो गया। नई भूमि व्यवस्था ने ग्राम के सामुदायिक जनजीवन और उसकी सर्वव्यापकता को बेहतर रूप से झकझोर दिया। विद्यार्थियों, नई भूमि व्यवस्था के अंतर्गत गांव अब जमीन का मालिक रहा, इसीलिए कृषि का अधीक्षक भी नहीं रहा। हर किसान की जमीन की निजी मिल्कियत केंद्रीयभूत सरकारी सत्ता से मिलती थी और उसी को कर चुकाना पड़ता था। इसलिए किसान का सरकार से सीधा संबंध बना। अब जमीन संबंधी झगड़ों का निपटारा गांव पंचायत के बदले राज्य द्वारा स्थापित कचहरियों में होना शुरू हो गया। सत्ताविहीन हो जाने से ग्राम पंचायतों की प्रतिष्ठा को बहुत आघात पहुंचा। नई भूमि व्यवस्था ने गांव को उनके कृषि संबंधी आर्थिक एवं न्यायिक कार्यों से वंचित कर दिया गया। नई व्यवस्था ने संबंध सूत्रों को भी समाप्त कर दिया, जिन्हें जैविक रूप से किसानों को गांव से सामाजिक जीवन से बांध रखा था। केंद्रीय सत्ता के विभिन्न अवयवों ने ग्रामीण जीवन के सारे क्रियाकलाप को हस्तगत कर लिया। जो कार्य पहले स्वायत्तशासी ग्राम संगठन करते थे, वे कार्य अब सरकार द्वारा संपन्न होने लगे। नई भूमि संबंधों और नियत धनराशियों के रूप में कर के भुगतान की प्रथा के फलस्वरूप ग्रामीण उपभोग के लिए उत्पादन के बदले बाजार में विक्रय के लिए उत्पादन शुरू हुआ। इस तरह उत्पादन के रूप में चरित्र में मूलभूत परिवर्तन हुआ। नेक्स्ट है आवागमन के साधनों का विकास। आवागमन के साधनों के विकास और पूंजी के व्यापक प्रभाव के कारण विद्यार्थियों किसान के लिए बाजार की सुविधा उपलब्ध हुई और वह अब मुख्यतः बाजार की दृष्टि से सामान पैदा करने लगा। भूमि कर की राशि बहुत अधिक हुआ करती थी और पहले तो लगान की अदायगी के लिए और फिर काल क्रम से महाजन का ऋण चुकाने के लिए किसान को अधिक से अधिक पैसा बनाने की जरूरत थी। वह विभिन्न कारणों से सूदखोर महाजनों के चंगुल में अधिकाधिक जड़ता गया और इस तरह उसे बाजार के लिए उत्पादन करने को बाध्य होना पड़ा। फलस्वरूप एक ऐसे तथ्य का जन्म हुआ जिसे कृषि के वाणिज्यकरण की संज्ञा दी गई। किसान अब खास किस्म के फसल को उगाने पर जोर देने लगे। अपनी विशिष्ट उपयुक्तता के कारण कई गांवों की जमीन में एक ही फसल उगाई जाने लगी, जैसे सारा गांव रुई उगाए, सारा गांव जूट उगाए, सारा गांव
गेहूं या तिलहन उगाए आदि आदि। आवागमन के साधनों की सुविधा के कारण विद्यार्थियों भारतीय कृषि में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। इस परिवर्तन को कृषि का वाणिज्यकरण कहा जाता है। इस परिवर्तन की मुख्य विशेषता थी कि अब घरेलू उपयोग के बदले में बाजार में बिक्री के लिए चीजों की खेती शुरू हुई। आवागमन की सुविधाओं के प्रसार ने गांव के संयुक्त चरित्र को खत्म करना शुरू कर दिया और गांव के कृषि तंत्र को भी प्रभावित किया। खेती की जाने वाली औद्योगिक फसलों के क्षेत्र विस्तार और विभिन्न जिलों में बोई जाने वाली फसलों के विशिष्टीकरण में परिवर्तन परिलक्षित है। निर्यात व्यापार बढ़ा, साथ ही बहुत दूर तक देश का अंदरूनी व्यापार भी कर निर्धारण की नई प्रथा से अब गांव में मुद्रा अर्थतंत्र का प्रचलन हुआ, तो वह वाणिज्यकरण की दिशा में पहला कदम था। लेकिन इसका प्रभाव तब तक व्यापक नहीं हो सका जब तक कि आवागमन के साधनों का प्रसार नहीं हुआ था। धीरे धीरे जिसके रूप में कर भुगतान की प्रथा खत्म होने लगी और मुद्रा का प्रचलन बढ़ा, लगान की नई निर्धारित राशि और मुद्रा कर की नई प्रथा का यह असर पड़ा कि खेतिहर को फसल काटने के तुरंत बाद उपज का एक अंश बेचने के लिए बाध्य होना पड़ा। इति नमस्कार।